हेलो दोस्तों, मेरा नाम भरत है और मैं गुजरात के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। मैं अभी 12th पास किया हूं और इसी के साथ अब मैं पढ़ाई भी छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं और आगे पढ़ाई कर सकूं। मेरे पिताजी ऑटो चलाया करते हैं और इसी से जो कमाई हो पाती है उन पैसों से हमारा घर भी चलता है और वो मुझे पढ़ने के लिए पैसे भी दिया करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी है। वो ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, जिस कारण वो ऑटो भी कम ही चला पाते हैं। मैं अपने पिताजी को कह चुका हूं कि पिताजी, अब मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेता हूं, जिससे मैं कुछ पैसों को कमा पाऊंगा और हमारे घर के आर्थिक हालात में थोड़े सुधार आ पाएंगे। लेकिन उनका कहना होता है कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं कैसे भी करके तुम्हारे पढ़ाई के खर्च तो निकाल ही लूंगा। भले ही मेरी तबीयत अभी खराब है, पर हमेशा खराब थोड़ी ना रहेगी। तुम अपना एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करवा लो और अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखो। पिताजी मुझसे ऐसा कहा करते हैं, इसी कारण मैं भी किसी ऐसे कॉलेज की तलाश कर रहा हूं जिसमें फीस थोड़े कम हो। पर यहाँ मेरे शहर के आसपास जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी के फीस काफी ज्यादा हैं। पर मुझे एडमिशन तो करवाना ही था। मैं अपने दोस्तों को कॉल घुमा रहा था, उससे पूछ रहा था कि भाई, तूने अपना एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया है। कि तभी मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा, यार मैं भी अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवा पाया हूँ। मैं भी किसी ऐसे कॉलेज की तलाश कर रहा था जिसमें फीस थोड़े कम हो, और मुझे यहाँ अपने ही शहर के पास एक ऐसा कॉलेज मिल भी गया जिसमें फीस काफी कम है। वो कॉलेज अभी नया नया ही बना है और उस कॉलेज की सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो कॉलेज गारंटी लेता है कि हमारे ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही वो हमें जॉब दिलवाएगा। मेरा दोस्त मोहित मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चल हम दोनों उसी में एडमिशन करवा लेते हैं। फिर अगले सुबह मैं और मेरा दोस्त मोहित एक किराए के ऑटो से कॉलेज में जाने के लिए निकल पड़े। दिन के लगभग 11 बजे का समय था। हम कॉलेज तक पहुंच आए थे। ये कॉलेज हमारे शहर के बाहर एक छोटे से गांव के पास बना हुआ था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि यह भी नया नया ही बना है। हम कॉलेज के अंदर पहुंचे और वहां के प्रिंसिपल से बात करने लगे। उनका कहना था, हाँ, तुम लोगों की एडमिशन हो जाएगी। इसी के साथ जब तुम्हारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम्हें एक खास तरह का काम दिया जाएगा जिसमें सैलरी काफी अच्छी होगी। हम भी बहुत खुश थे। अगर कम पैसे में हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है और हमें एक अच्छा सा जॉब भी मिल जाता है, अब हमें और क्या चाहिए। हर एक स्टूडेंट की यही इच्छा होती है कि वो पढ़ाई के बाद कोई अच्छा सा जॉब करे। फिर हमारी एडमिशन उस कॉलेज में हो गई और हम उस कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू हो गए। समय बीता और 3 साल बाद ही हमारे ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म हो गई। अब समय था जॉब दिलवाने का। उस कॉलेज की तरफ से एक खास तरह का फॉर्म फिल किया जा रहा था। ये फॉर्म शायद उसी प्राइवेट कंपनी का था जहां पर हम लोग काम करने के लिए जाने वाले थे। वहां कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट जो जॉब करना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हम अभी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे या फिर कोई सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन ऐसे किसी प्राइवेट कंपनी में हम जॉब नहीं करना चाहते। वहां कई छात्रों का ऐसा कहना था और उनकी बातें सुन मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता कि मैं भी आगे की पढ़ाई जारी रखूं, डॉक्टर, इंजीनियर बनूं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना थे कि मैं और आगे पढ़ पाता। मुझे प्राइवेट कंपनी में जॉब करना ही था। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। तब उस कॉलेज के प्रिंसिपल हमसे कहने लगे कि जितने भी छात्रों ने इस फॉर्म को फिल किया है जॉब करने के लिए, जितने भी छात्रों ने फॉर्म फिल किया है, उन्हें कल रात के 8 बजे इस कॉलेज के ग्राउंड में आना है। यहाँ पे एक बस आएगी और वही बस तुम लोगों को उस जगह पर लेकर जाएगी जहां पर तुम लोगों को काम दिया जाएगा। उस कॉलेज का प्रिंसिपल ऐसा कह रहे थे और मैं थोड़ा सा हैरान था। आज ही तो इस ऑफलाइन फॉर्म को फिल किया गया है और कल हमें जॉब भी मिल जाएगा। जो भी हो, मुझे तो जॉब करने से मतलब है। फिर ऐसे ही समय बीता और अगले दिन शाम के 7 बजे ही मैं इस कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच चुका था। वहां पे लगभग 50 की संख्या में छात्र थे, जिनमें से मेरा एक दोस्त मोहित भी था। मोहित मुझसे कह रहा था, यार मैं भी एक बार जाकर देखना चाहता हूँ। मैंने भी उस फॉर्म को फिल किया है
और एक बार जाकर देखना चाहता हूँ। अगर काम पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो कहीं और मैं काम ढूंढ लूंगा, किसी और प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लूंगा। मोहित मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उसे कहने लगा, यार जहां तक मुझे लगता है ये काम अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने हमसे पहले ही कहा था कि इस काम में सैलरी काफी अच्छी है, और अगर सैलरी काफी अच्छी मिली तो मैं थोड़े हार्ड वर्क वाले भी काम कर लूंगा। हम ऐसे ही वहां लगभग रात के 8 बजे तक बात करते रहे थे, और रात के 8 बजे वहां कॉलेज के ग्राउंड में एक बस आया था। ये बस दिखने में काफी पुराना था, इसी के साथ ये थोड़ा अजीब सा भी दिख रहा था, क्योंकि ऐसी बसें हमारे यहाँ नहीं चला करती। शायद इस बस को मॉडिफाई करवाया गया होगा। मैं वहां ग्राउंड में खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी मोहित मुझसे कहने लगा, क्या सोच रहा है, चलो बस के अंदर चलो। फिर हम बस में आकर बैठ गए, और वहां बस के अंदर एक लाइट जल रही थी। इसकी रोशनी बहुत ही मध्यम सी थी, और मैं उस रोशनी में ड्राइवर को देख रहा था। ये कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा लगातार बस के आगे की ओर देखे जा रहा था। मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा था कि जब से हम यहाँ बस के अंदर आए थे तब से इस ड्राइवर ने एक बार भी अपना सर पीछे करके हमारी ओर नहीं देखा था, जबकि बस अपनी जगह पर रुकी हुई थी। कुछ ही देर में सभी छात्र बस के अंदर आकर बैठ गए, और वो बस भी आगे की ओर बढ़ चली। रात का समय था, और वो बस हाईवे पे हवा की रफ्तार से आगे की ओर बढ़े जा रही थी। यह देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था, देखने में इतना ज्यादा पुराना बस और चलने में इतनी ज्यादा रफ्तार। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस बस को एक और मोड़ा गया था। एक पतला सा रास्ता था, और उसी रास्ते पे इस बस को मोड़ा गया था। शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता होगा। मैं उस बस की खिड़की से झांककर बाहर की ओर देख रहा था। आसमान में चांद निकला हुआ था, और यहाँ ये जो पतला सा रास्ता था ये शायद जंगलों के बीच से होकर निकल रहा था। यहाँ रास्ते के किनारे किनारे कई छोटी बड़ी झाड़ियां थी, और मैं बस की खिड़की से झांकता हुआ जा रहा था। बस अभी कुछ ही दूर आगे चली थी, और हम जंगल के घने वाले इलाके में आ गए थे। ये पतला सा रास्ता जंगल के घने वाले इलाके के बीच से होकर निकल रहा था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बस में जंगल के अंदर की ओर लेकर क्यों जा रहा है। क्या इस जंगल के पार करते ही कोई और शहर है जहां पर हमें काम करना है, या फिर यहाँ जंगल में ही कोई कारखाना है, कोई प्राइवेट कंपनी है जहां पर हमें काम करना है। वो बस लगातार आगे की ओर बढ़े जा रही थी, और अब हम जंगल के ऐसे घने वाले इलाके में आ गए थे जहां पे काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में से कोहरा नहीं छाता, लेकिन ये कैसा जंगल है, यहाँ तो कोहरा छाया हुआ है। कि तभी मुझे काफी तेज झटका लगा। मेरी आंखें बंद हो गई, और जब मेरी आंख खुली तो हम एक ऐसे इलाके में थे जहां हमारे आसपास एक भी पेड़ नहीं था। ये बस अभी आगे की ओर बढ़े जा रहा था, लेकिन यहाँ आसपास एक भी पेड़ नहीं था। सामने एक ऊंचा सा पहाड़ था, और उसी पहाड़ से लगकर एक बिल्डिंग बना हुआ था जिसमें कई सारे लाइटें जल रही थी। और मैं समझ गया, शायद ये बस वहीं उसी बिल्डिंग के पास में लेकर जा रहा है। वो कोई प्राइवेट कंपनी होगी जहां पर मैं काम करना है, लेकिन जंगलों को पार कर पहाड़ से लगकर इस प्राइवेट कंपनी को बनाने की क्या जरूरत थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। और बस कुछ दूर तक और आगे चली। वो बस वहीं बिल्डिंग के पास आकर खड़ी हो गई, और हम बस से नीचे उतरे। तब मैंने देखा उस बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा खाली एरिया था जिसके चारों ओर चारदीवारी को बनाया गया था, और अब हमें उस चारदीवारी को पार करके उस बिल्डिंग में जाना था। अंदर जाने के लिए उस चारदीवारी में ही एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था, और हम चलते हुए चारदीवारी के अंदर पहुंचे। वहां जमीन पे बड़े बड़े हरे भरे घास उगे हुए थे, और उन्हीं घासों के बीच से होकर निकल रहा था एक पतला सा पगडंडी वाला रास्ता, और हम उसी रास्ते पर चलते हुए उस चारदीवारी के अंदर बने उस बिल्डिंग तक पहुंचे। वहां उस बिल्डिंग के बाहर ही कई सारे सोफे को लगाया गया था, कई सारे कुर्सी लगाए गए थे, और वहीं एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी एक महिला। एक बूढ़ी औरत थी, और उसके आसपास काले कपड़े में 4 लोग खड़े थे। उसने अपने चेहरे को काले रंग के मास्क से ढक रखा था, और तब वो औरत हमसे कहने लगी, आओ आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, बैठो। यहाँ पे इतने सारे सोफे लगाए गए हैं, कुर्सी लगाए गए हैं, ये तुम लोगों के लिए ही लगाए गए थे, बैठो। फिर मैं भी वहीं एक पास के ही सोफे पर जाकर बैठ गया। वहां सभी छात्र बैठ चुके थे, और तब वो औरत हमसे कहना शुरू हो गई थी, देखो तुम लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हो ना, पहले तुम लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा,
जितने लोग इंटरव्यू में पास होंगे उन्हें यहाँ काम पर रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले चलो सभी लोग खाना खा लो। तुम लोग भी तो भूखे होगे ना। रात के 8 बजे ही तुम अपने कॉलेज से यहाँ पे आए हो और अभी रात के 11 बज रहे हैं। चलो सभी लोग खाना खा लो, उसके बाद तुम लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फिर वो औरत हमें अपने साथ लेकर वहीं पास ही में बने उस बिल्डिंग में आ गई। ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर था, जिसके चारों ओर कई सारे कमरे बने हुए थे। बीच में एक बड़ा सा हॉल था और उसी हॉल में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल को लगाया गया था। हम भी उस डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए और कुछ ही देर में हमारे लिए खाना लगाया गया। खाना बहुत ही अच्छा था। खाने में बहुत सारे लजीज पकवान थे। ऐसे पकवान आज तक मैं खाना तो दूर कभी देखा तक नहीं था। कुछ ही देर में हम सभी लोग खाना खा चुके थे। तब वहां पे काले कपड़े में एक व्यक्ति आया और वो हमसे कहने लगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले पूरे 4 लोग हैं। वो अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं, यानी कि एक बार में 4 लड़कों का इंटरव्यू होगा। चलो 4 लड़के चलो मेरे साथ। फिर वहां से 4 लड़के उठकर उस व्यक्ति के साथ चल दिया। वो व्यक्ति अपने साथ उन लड़कों को लेकर सीढ़ी से चलते हुए बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर चला गया था। हम वहीं बैठे रहे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। मैं उनके सवालों का सही से जवाब दे भी पाऊंगा या नहीं, मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं। दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं वहीं बैठा रहा। इसी तरह कुछ ही देर में वहां पे सभी लड़कों का इंटरव्यू हो चुका था और लास्ट में हम 4 लड़कों की बारी थी। वहां पे जितने भी लड़कों का इंटरव्यू हो चुका था वो सभी लड़के बिल्डिंग के बाहर लगे उस सोफे पर जाकर बैठ गए थे। कुछ ही देर में वो काले कपड़े वाला व्यक्ति आया और वो हमें अपने साथ लेकर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे आ गया। यहाँ पे कई सारे कमरे बने हुए थे। तब वो काले कपड़े वाला व्यक्ति हमसे कहने लगा, यहाँ ये जो सेंटर से 4 कमरे बने हुए हैं ना, इन्हीं कमरों में इंटरव्यू हो रहा है। जाओ एक एक कमरे में सभी लड़के जाओ। फिर मैं भी वहीं के कमरे के दरवाजे को खोल कमरे के अंदर चला गया। वहां कमरे के अंदर दीवारों पे कई सारे भूतिया पेंटिंग को लगाया गया था। ये बहुत ही ज्यादा डरावने पेंटिंग थे और यहाँ कमरे के जमीन पे कई सारे मानव कंकाल हड्डियों के ढांचे को रखा गया था। इसी के साथ यहाँ कमरे में कई सारे ऐसे वस्तुएं थे जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। वहां सामने ही एक कुर्सी पे वो बुढ़िया औरत बैठी हुई थी और वो मुझसे कहने लगी, आओ बैठो। फिर मैं भी वहीं पास के एक चेयर पर बैठ गया। तब वो बूढ़ी औरत मुझसे कहने लगी, बताओ अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बचपन कैसे बीता है और तुम इतनी जल्दी पढ़ाई को छोड़ जॉब क्यों करना चाहते हो। तब मैं भी उसे बताना शुरू हो गया कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। मैं कितने मुसीबतों का सामना कर किसी तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाया हूँ, लेकिन अब मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैं ऐसा उस बूढ़ी औरत से कह रहा था। तब वो भी मुझसे कहने लगी, ठीक है थोड़ा देर तक तुम यहीं रुको, तुम यहीं कमरे में थोड़ी देर तक बैठे रहो, मुझे कुछ काम है, मैं आ रही हूँ। वो इतना बोलकर अपने कुर्सी पर से उठ खड़ी हुई और चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। वो जाते वक्त कमरे के दरवाजे को बंद करके गई थी और मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। मैं अपने मन में सोच रहा था, इन्होंने तो मुझसे डिग्रियां तो मांगी ही नहीं, आते ही ये मेरे बारे में पूछना शुरू हो गई। हो सकता है जाते वक्त ये मेरी डिग्रियां को चेक करेंगे। अब इंटरव्यू और लंबा चलेगा। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वहां देखते देखते कमरे की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई थी। यहाँ कमरे में 4 लाइट लगे हुए थे और चारों लाइटें बहुत तेजी से ब्लिंक किए जा रहे थे, बार बार जलते बार बार बुझते। ऐसा लग रहा था कि जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा हो। लेकिन तभी अचानक से उस कमरे के 3 लाइट बंद हो गए और एक लाइट जो अभी भी ब्लिंक किए जा रही थी। और वहां कमरे में वो जो मानव कंकाल के ढांचे रखे हुए थे, वो हड्डियां रखे हुए थे, उनकी आंखें चमकना शुरू हो गई थी। उनकी आंखें लाल लाल चमक रहे थे और यहाँ अब इस कमरे का एक लाइट लगातार ब्लिंक किए जा रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। कहीं इस कमरे में कोई भूत तो नहीं घुस आया, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है जब भी कोई भूत आता है तो लाइट इसी तरह से तो ब्लिंक करती है। कहीं इस कमरे में कोई भूत तो नहीं घुस आया। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वहां दीवार पे लगाए गए पेंटिंग, वो डरावने पेंटिंग, ऐसा लग रहा था कि ये सभी जिंदा हो रहे हैं। वो पेंटिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कमरे के चारों ओर भूतों के ही पेंटिंग लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये सभी भूत जिंदा होकर पेंटिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पेंटिंग का आकार बदल रहा था। वहां सभी पेंटिंग में बनाए गए भूत
वो सभी भूत धुएं के आकार में बदलना शुरू हो गए थे और मैं डरा से मैं वहीं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इस कमरे से निकलकर बाहर भाग गया तो शायद मुझे जॉब पर नहीं रखा जाए। हो सकता है यह भी इंटरव्यू का ही हिस्सा हो। ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा बहादुर हूँ, मैं ऐसे भूतों से डरता तो नहीं। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। वहां कमरे के अंदर अब भी वो एक लाइट ब्लिंक किए जा रही थी और यहाँ सभी हड्डियों के ढांचे, ये पेंटिंग, ये सभी मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहां कमरे के कोने से उड़ता हुआ एक बड़ा सा चमगादड़ आया और वो मेरे चेहरे पर झपट्टा मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे। वो होता है ना, जब आपके चेहरे की ओर कोई चीज आता है तो आपके हाथ अपने आप उठ जाते हैं। इसी तरह मेरा भी हाथ उठा और सीधा उस चमगादड़ को जाकर लगा। चमगादड़ जमीन पर गिर चुका था और मैं देख पा रहा था चमगादड़ वहां जमीन पर गिरा तड़प रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत कमरे के दरवाजे को खोल कमरे के अंदर आई और वो मुझसे कहने लगी, बहुत अच्छे, तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, तुम इंटरव्यू में पास हुए। मैं उसे बताना चाहता था कि यहाँ कमरे में क्या हुआ था। यहाँ कमरे में ये सभी हड्डियों के ढांचे जैसे जिंदा हो रहे थे, इनकी आंखें चमक रही थी, यहाँ के पेंटिंग, ये सभी ऐसा लग रहा था कि ये जिंदा भूत हैं। मैं ये बात उस बूढ़ी औरत को बताना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ी औरत मेरे बताने से पहले ही कहने लगी, देखो, यहाँ कमरे में अभी भी जो कुछ भी हुआ है वो सभी इंटरव्यू का हिस्सा था। ये हड्डियों के ढांचे जिनकी आंखें चमक रही थी, यहाँ पेंटिंग, ये जो दीवार पर लगे हुए हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये सभी पेंटिंग जिंदा हो रहे हैं। पेंटिंग के अंदर कैद भूत, ये सभी भूत जिंदा हो रहे हैं। लेकिन ये पेंटिंग है, ये एक खास तरह का पेंटिंग है जिसे बनाया ही इस तरह से गया है कि लाइट ब्लिंक करने पे ये ऐसा लगे कि ये सभी पेंटिंग जिंदा हो रहे हैं। इसके अंदर कैद ये भूत जिंदा हो रहे हैं। वो बूढ़ी औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं समझ चुका था कि ये भी एक इंटरव्यू का हिस्सा ही था। वो कहने लगी, देखो, तुम डरे नहीं, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन इस काम के लिए हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ 5 लड़कों का ही सिलेक्शन हो पाया है जो इस काम को करेंगे। बाकी के 45 लड़के, उन्हें फिर से उनके कॉलेज तक छोड़ दिया जाएगा। जाओ, बिल्डिंग के बाहर वो जो सोफा लगा हुआ है ना, वहां जाकर बैठो। कुछ ही देर में मैं आती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को काम समझा दूंगी कि तुम्हें यहाँ पे कौन से काम करने हैं, तुम्हें सैलरी कितनी दी जाएगी। वो बूढ़ी औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उस कमरे से बाहर निकला, बिल्डिंग से बाहर निकला और बिल्डिंग के बाहर ही वहाँ वो जो कई सारे सोफे लगे हुए थे वहाँ पे जाकर बैठ गया। वहाँ पे सभी स्टूडेंट, सभी छात्र सोफे पे बैठे हुए थे और वहाँ पे लगभग सभी का चेहरा जैसे मुरझाया हुआ सा था। वो मुझसे कह रहे थे, क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो पाया? मैं भी उससे कहने लगा, हाँ, मेरा सिलेक्शन तो हो पाया, लेकिन क्या तुम लोग उस भूतिया पेंटिंग से डर गए थे क्या? वो मानव कंकाल के जो हड्डी के ढांचे रखे हुए थे कमरे में, उससे डर गए थे क्या? तो उनका कहना था, कौन सा भूतिया पेंटिंग, कौन सा मानव कंकाल के हड्डी के ढांचे? मेरे कमरे में तो जिंदा दिखने वाले वो जानवर थे, उनकी आंखें चमक रही थी, वहां कई सारे विशालकाय जानवर थे। मैं उससे कह रहा था, नहीं, मेरे कमरे में तो पेंटिंग था और मानव कंकाल के हड्डियों के ढांचे थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं अपने कुर्सी पर ही बैठा रहा। वो लोग कह रहे थे, नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिस कारण मैं भागकर इंटरव्यू वाले कमरे से बाहर निकल आया। तब वो बुढ़िया औरत आई और वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जाओ बाहर जाकर बैठो, सोफे पे जाकर बैठो। और तब मैं यहाँ सोफे पर आकर बैठ गया। मैं वहाँ कई लड़कों से पूछा था कि तुम्हारे साथ इंटरव्यू के वक्त कौन सा डरावना घटना घटा, लेकिन सभी का जवाब अलग अलग था। किसी का कहना था कि मेरे कमरे में तो अजीब से दिखने वाले पंछी थे जिनकी आंखें चमक रही थी, तो किसी का कहना था मेरे कमरे में काली परछाई आ गई थी जो मुझे बहुत ज्यादा डराने की कोशिश कर रही थी, तो किसी का कहना था मेरे इंटरव्यू के वक्त तो जिंदा लाशें थे जो मेरे गले को दबाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण मैं बहुत ज्यादा डर गया और कमरे से बाहर निकल आया। मैं खुश था कि मैं डरा नहीं और मेरा सिलेक्शन इस काम के लिए हो पाया। वहां हम सोफे पे ऐसे ही कुछ देर तक बैठे रहे और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत आई और वो कहने लगी, देखो, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस काम के लिए, वो सभी लड़के इस 4 दीवारी के बाहर लगे उस बस पे जाकर बैठ जाओ। वो बस तुम लोगों को कॉलेज तक फिर से छोड़ देगा, उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर चले जाना। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो पाया है वो यहीं
सोफे पे ही बैठे रहें। वो बूढ़े औरत ऐसा बोली थी और वहां से वो सभी लड़के भी उठकर चारदीवारी से बाहर चले गए। वो बस के अंदर जाकर बैठ गए और बस फिर से कॉलेज की ओर बढ़ चली। अब हम वहां पे सिर्फ 5 लड़के ही बच चुके थे जो वहां सोफे पे बैठे हुए थे। तब वो बूढ़ी औरत भी अपने सोफे पर जाकर बैठ गई और वो हमसे कहने लगी, देखो मैं तुम लोगों को काम समझा देती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कौन से काम करने हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहाँ पे हर रोज रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक काम करना है। यहाँ पे सिर्फ रात में ही काम होता है, दिन के वक्त काम नहीं होता। तुम्हें प्रत्येक दिन जब तुम सोकर उठोगे, जब तुम रात के 9 बजे ड्यूटी पर आओगे, तब तुम्हें घड़े को लेकर उस पहाड़ के पास जाना है। ये जो बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर वो पहाड़ी देख रहे हो ना, उसी पहाड़ी के पास जाना है। वहां पे एक झरना बहता है जिसका पानी लाल रंग का है। तुम्हें घड़े में उस पानी को भरना है। और हाँ, एक खास बात, वहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि वहां पे कई सारे काली परछाइयां हैं, कई सारे भूत प्रेत हैं जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम यकीन मानो वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें उस लाल रंग के पानी को भरना है जो झरने से बह रहा होगा। उस पानी को घड़े में भरना है और फिर उस घड़े को लेकर यहाँ आ जाना है। ये काम तुम 5 को करना है। ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरा काम सुनो। तुम वहां झरने के पास एक घड़े में भरकर वो लाल रंग के पानी तो ला चुके हो, और दूसरा काम ये है कि यहाँ एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। वो जो सामने का वो खुला एरिया देख रहे हो ना, वो जो चारदीवारी के अंदर ही है, जहाँ पे बड़े बड़े घास उगे हुए हैं, वो कब्रिस्तान ही है। यहाँ पे रात के लगभग 9 बजे के करीब हर रोज 10 से 15 लाशें आते हैं और तुम्हें उन्हें जमीन में दफन करना है। पहले तो तुम्हें बड़ा सा खड्डा खोदना है, जितनी लाशें उतने खड्डे, और जब खड्डा खुद जाए तब सभी लाशों को एक एक खड्डे में डालना है। अब लाशें भी खड्डे में डल चुके हैं, और तब वो झरने का लाल रंग का पानी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो, पहले तो तुम्हें झरने के पास ही जाना है ना, घड़े में पानी लेकर आना है। तो तुम पानी तो लेकर आ चुके हो, उस पानी को उन लाशों के ऊपर डालना है, सभी लाशों के ऊपर डालना है। उसके बाद बस थोड़ी थोड़ी मिट्टियां उस गड्ढे में डालकर लाश को ढक देना है। ध्यान रहे, ज्यादा मिट्टी मत डालना, बस मिट्टी की एक पतली सी परत उन लाशों के ऊपर बनाना है, ज्यादा मिट्टी नहीं डालना। यही तुम्हारा प्रत्येक दिन का काम है। वो बूढ़ी औरत हमसे ऐसा कह रही थी और हम बहुत ही ज्यादा हैरान थे। क्या यहाँ पे लाशों को दफनाने का काम करना है? ग्रेजुएशन करके यहाँ पे कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने का काम करना है? नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं ऐसा उस बूढ़ी औरत से कहना चाहता था, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत हमसे कहने लगी, देखो तुम्हें महीने के सैलरी पूरे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तुम्हें इस काम के 1 महीने के सैलरी पूरे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तुम्हें काम करना है या नहीं, सोचकर बताओ। अब उसकी बातें सुन मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। उसने पूरे 1 लाख रुपए, महीने के 1 लाख रुपए सैलरी ऑफर किए थे और हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। काम क्या करना है, बस लाशों को ही तो दफनाना है। 10 से 15 गड्ढे खोदने हैं, उनमें लाशों को डालना है और उसे फिर लाल रंग का पानी डालकर ढक देना है। बस यही तो करना है। उसके बदले मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये सैलरी कम थोड़ी ना है। मैं उस बूढ़ी औरत को मना ना कर सका। मैं उसे कह दिया, हाँ मैं तो काम करना चाहता हूँ। वहां मेरे अलावा जो 4 लड़के थे वो सभी भी मान चुके थे। तब वो बूढ़ी औरत हमसे कहने लगी, तो फिर ठीक है, अभी तो रात के 2 बज चुके हैं। कल रात के 9 बजे से तुम्हें काम पे आना है। अभी जाकर तुम आराम कर सकते हो। वो जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, तुम्हें उसके 3rd फ्लोर पे जाना है। वहां पे कई सारे कमरे हैं और सभी कमरे में जरूरत की सामान पहले से ही पड़े हुए हैं। तुम जाकर किसी भी कमरे में आराम कर सकते हो। वो बूढ़ी औरत हमसे ऐसा कह रही थी और हम भी सोफे पर से उठ खड़े हुए चलते हुए बिल्डिंग के अंदर चले गए और फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पे पहुंचे। वहां पे कई सारे कमरे थे। मैं कमरे के दरवाजे को खोल कमरे के अंदर चला गया। सच में वहां कमरे में सभी जरूरत के सामान पहले से पड़े हुए थे। वहां बेड लगा हुआ था जिसके ऊपर 2 मोटे मोटे गद्दे पहले से रखे हुए थे। उस कमरे में एसी लगा हुआ था। इसी के साथ उस कमरे के कोने में फ्रिज भी रखा हुआ था जिसमें खाने के लिए कई सामान थे। मुझे भूख नहीं लगा हुआ था। मैं वहीं बेड पर जाकर लेट गया और वहां सामने ही दीवार पे वो जो बड़ा सा LED टीवी लगा हुआ था उसे ऑन कर दिया। टीवी में हॉलीवुड पिक्चर चल रहा था और मैं टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली रात के लगभग 9 बजे के करीब। मैं उठते अपने फोन में टाइम देखा था, रात के 9 बज रहे थे और मैं भागता हुआ 3री फ्लोर से नीचे आ गया। ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा
वहां सामने ही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, सही टाइम पे जगे हो, ये रहा घड़ा, इसे उठाओ और उस पहाड़ के पास जाओ, वहां से लाल रंग का पानी भर कर लेकर आओ। वो बूढ़ी औरत ऐसा कह रही थी कि तभी वो 4 लड़के भी सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ गए थे। वो भी एक एक घड़े को उठा लिए और हम पांचों चलते हुए पहाड़ के पास पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, सच में वहां पहाड़ से एक झरना बह रहा था, लेकिन यहाँ रात के वक्त उसका पानी जैसे थोड़ा थोड़ा काला लग रहा था। लेकिन जब मैं अपने फोन के फ्लैशलाइट में देखा तब वो पानी लाल था, देखने में बिल्कुल खून के जैसा। लेकिन ये खून नहीं था, क्योंकि खून इतना ज्यादा पतला थोड़ी ना होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पानी ही है, बस पानी में लाल रंग का कलर मिला दिया गया है। मैं फटाफट उस घड़े में पानी भरा, वो चारों भी घड़े में फटाफट पानी भर लिए। लेकिन जैसे ही मैं घड़े में पानी भर पीछे पलटा था, वहां मेरे सामने कई सारे काली परछाइयां खड़े थे। इनकी आंखें चमक रही थी और ये धुएं के आकार जैसा काली परछाइयां, जैसे ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। ये लगातार मेरी ओर घूरे जा रहे थे और मैं अपनी जगह से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि जैसा उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था कि तुम यकीन मानो, वो काली परछाइयां तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं जानता था ये अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा और ये मुझे डराने की कोशिश करता रहेगा। मैं आगे बढ़ने लगा, वो 4 लड़के भी मेरे साथ साथ ही आगे बढ़ने लगे। फिर हम चलते हुए 4 दीवारी के अंदर पहुंचे और वहां सामने ही वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, बहुत अच्छे, तुम लोग तो पानी लेकर आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें लाशों को दफनाना है। चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो। फिर हम चलते हुए उस बूढ़ी औरत के साथ कब्रिस्तान में पहुंचे। कल तो यहाँ पे बड़े बड़े घास उगे हुए थे, लेकिन आज यहाँ पे एक भी घास नहीं थे। शायद दिन के वक्त इन घासों को कटवा दिया गया होगा। मैं यही सोच रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत मुझसे कहने लगी, ये रहा फावड़ा, जमीन पे फावड़ा पड़ा हुआ है, उसे उठाओ और वहां वो जो दूर तुम्हें सफेद रंग का कुछ दिख रहा है ना, वो सभी लाशें ही हैं। वो पूरे 15 लाश हैं और वहां जाकर तुम्हें खड्डा खोदना है और उसे फिर दफनाना है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हें लाशों को कैसे दफनाना है। जाओ। फिर हम भी एक हाथ में फावड़े को पकड़ चलते हुए उन लाशों के पास पहुंचे। वहां जमीन पे पूरे 15 लाश पड़े हुए थे और हम वहां उस घड़े को जमीन पर रख गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिए। गड्ढा खोदने में लगभग 2 बजे का समय हो चुका था। थोड़ा मेहनत का तो काम था, लेकिन सैलरी भी तो काफी अच्छी मिल रही थी। हमें काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और हम 2 बजे तक गड्ढा खोद चुके थे। तब एक एक लाश को उन गड्ढों में डाल उस पर पानी डालना शुरू हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इन सभी लाशों पर एक एक घड़ा पानी डालना है या फिर इन 5 घड़े के पानी को ही इन सभी लाशों पर डालना है। मैं वहां बूढ़ी औरत को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं पूरे कब्रिस्तान में घूम चुका था, बिल्डिंग के अंदर भी जाकर देख चुका था, लेकिन वो बूढ़ी औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं चलता हुआ उस कब्रिस्तान के पीछे की ओर जाने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा वहां कब्रिस्तान के अंदर से एक रास्ता गुजर रहा था। ये पक्की सड़क थी और उसी सड़क पे कोई बाइक को चलाता हुआ इधर कब्रिस्तान के ही ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात के कब्रिस्तान में कौन आ सकता है। तभी जब वो बाइक मेरे पास आकर रुकी तब मैंने देखा ये कोई बूढ़ा व्यक्ति था। वो बाइक पर से उतरा और वो मुझसे कहने लगा, तो तुम ही हो जो यहाँ पे रात के वक्त काम करते हो। तो मैं भी उसे कहने लगा, हाँ मैं तो यहाँ पे काम करता ही हूँ, लेकिन मेरे अलावा 4 लड़के और हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तब वो बूढ़े व्यक्ति कहने लगे, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। वो जो बूढ़ी औरत है ना जो यहाँ पे रहती है, मैं उसका पति हूँ। वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि शायद इसे ये बात पता होगी कि क्या वो घड़े का पानी सभी लाशों पे एक एक घड़ा डालना है या फिर सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन लाशों को ढक देना है। मैं उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस गड्ढे के पास आ गया जहां पर मैं लाशों को दफनाने वाला था। वहां मैं उनसे पूछने लगा कि आप जानते हैं कि इस घड़े के पानी को सभी लाशों पे एक एक घड़ा डालना है या फिर सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी से ही काम चल जाएगा। तब वो बूढ़े व्यक्ति कहने लगे, थोड़ा थोड़ा डाल दो, एक एक घड़ा डालने की क्या जरूरत है, बस इन लाशों का शरीर भीगना चाहिए। कैसे भी करके इन लाशों का शरीर भिगा दो, उसके बाद इसे ढक दो। फिर हम भी वहां जमीन पर पड़े उस घड़े को एक एक उठा लिए और उसके लाल रंग के पानी को उन लाशों पर डालना शुरू हो गए। वो घड़ा काफी बड़ा था, जिस कारण सिर्फ 5 घड़े के पानी से ही उन 15 लाशों के शरीर भीग चुके थे। और तब
हम फावड़े से उन लाशों के ऊपर मिट्टी डालना शुरू हो गए। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी डालना है, ज्यादा मिट्टी मत डालना। फिर हम भी उन लाशों के ऊपर बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दिए और उसके शरीर को ढक दिए। तब वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे कहने लगे, रात के 3 बज चुके हैं, क्या अब तुम लोग सोना चाहोगे? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो बैठो, हम यहीं पर बैठकर बातें करते हैं। तब मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ मैं नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि हम दिन भर तो सोए हुए ही थे। बैठिए, हम यहीं पर बैठकर बातें करते हैं। फिर हम वहीं जमीन पर बैठ गए और तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे कहानियां सुनाना शुरू हो गए। उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। उनकी कहानियां सुनते हुए रात के 4 बज चुके थे और अब मुझे अपने कमरे में जाकर सोना था। हम सभी को अपने कमरे में जाकर सोना था। हमें नींद भी आने लगी थी। तब वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे कहने लगे, कहानी कैसी लगी? तब मैं भी उनसे कहने लगा, आप तो कहानी के बेताज बादशाह हो, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी थी। तब वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे कहने लगे, तो फिर ठीक है, कल मैं फिर आऊंगा और मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताऊंगा, अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। और तुम यकीन मानो, तुम्हें मेरी कहानियों पर, मेरे जीवन की कहानियों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं होगा। तुम लोगों को लगेगा कि वो सभी कहानियां झूठी है, लेकिन मेरी वो सभी कहानियां सच्ची होंगी। जाओ, अभी रात के 4 बज चुके हैं, तुम्हारी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, जाओ जाकर आराम करो। फिर हम भी चलते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए, 3रे फ्लोर पर पहुंचे और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मुझे नींद काफी ज्यादा आ रही थी। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। हम फटाफट भागते हुए सीढ़ियों से नीचे पहुंचे और वहां से उस घड़े को उठाकर फिर से झरने की ओर बढ़ चले। मेरे साथ वो 4 लड़के भी थे। हम झरने के पास पहुंचे और वहां से घड़े में लाल रंग के पानी को भर जैसे ही पीछे पलटे थे, आज मुझे फिर से वो काली परछाइयां दिखाई पड़ी थी। वहां सामने ही कई सारी काली परछाइयां थी जो कि कल थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं जान चुका था ये मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस ऐसे ही मुझे डराने की कोशिश करते रहेंगे। हम घड़े में पानी भर फिर से चलते हुए कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां फिर से 15 लाशें आ चुके थे और हम पानी से भरे घड़े को जमीन पर रख फिर से गड्ढा खोदना शुरू हो गए। वहां आज लगभग आधा गड्ढा ही खोदा था और रात के लगभग 12 बज रहे थे। तब वहां बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई थी। यहाँ कब्रिस्तान में पूरे 5 पेड़ थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन 5 पेड़ों पर कोई है, उन पेड़ों को कोई हिला रहा है। वहीं से ये आवाज आ रही है, बार बार पेड़ों के पत्ते की सरसराहट की आवाज है। और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे उन पेड़ों पर कोई बैठा हुआ है जो वहां पे बैठा रो रहा है। ये इंसान के रोने की आवाजें थी और हम बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। मेरा साथी वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई ये कौन हो सकता है, कौन है पेड़ पर जो कि वहां पर बैठा डरा रहा है हमें। मैं भी उससे कहने लगा, अरे यहाँ पे शायद हवा के कारण वो पेड़ हिल रहे होंगे। लेकिन उनका कहना था, हवा तो नहीं चल रही, फिर ये पेड़ कैसे हिल सकते हैं? अगर उन पेड़ों के पास हवा चल रहे होते तो हमारे आसपास भी तो हवा चल रहे होते ना, वो पेड़ हमसे ज्यादा दूरी पर थोड़ी ना है। मैं उसे समझाता रहा कि तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। भले मैं उसे समझा तो रहा था, लेकिन मेरे मन में भी डर था। यकीनन उन पेड़ों के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो पेड़ हवा के कारण नहीं हिल रहे। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां पे वो बूढ़ा व्यक्ति आ चुका था। वो मुझसे कहने लगा, हाँ भाई, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तुम लोगों के चेहरे पर पसीने क्यों हैं? और तुम लोग उधर पेड़ की ओर क्या देख रहे हो? तब मैं भी उससे कहने लगा, वहां पेड़ के ऊपर कोई तो है जो कि पेड़ों को हिला रहा है। तब वो भी कहने लगे, अरे भूत प्रेत होंगे, इसमें डरने की क्या जरूरत है? ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे भूत प्रेतों का तो होना अनिवार्य है, इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। यकीन मानो, वो भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। झरने के पास भी तो तुम्हें भूत प्रेत दिखते होंगे ना? तब मैं भी कहने लगा, हाँ दिखते तो हैं, लेकिन वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उनका कहना था, यहाँ कब्रिस्तान में भी ये तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति हो ना, ये तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यकीन मानो। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और हम फिर से गड्ढा खोदना शुरू हो गए। रात के लगभग 3 बजे तक हम सभी गड्ढे को खोद उसमें लाशें डाल लाशों को दफना चुके थे। तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगा, आओ बैठो, बातें करते हैं, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति भी जमीन पर बैठ चुका था और हम भी वहां जमीन पर बैठ गए। तब वो मुझसे कहने लगे, मेरा नाम क्या है तुम्हें पता है? मैं भी उससे कहने लगा, नहीं, मुझे आपका नाम कैसे पता रहेगा? तब वो मुझसे कहने लगे, मेरा नाम कंडावा है और मेरी उम्र पूरे 600 साल है। मैं पूरे 600 सालों से जिंदा हूँ।
वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और हम सभी लोग हंस पड़े थे। मैं उससे कहने लगा, 600 साल? आपकी उम्र 600 साल हो ही नहीं सकती। भला 600 साल तक कोई इंसान जीवित कैसे रह सकता है? तब वो कहने लगे, मैंने तो तुमसे कल ही कहा था ना कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। देखो, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन सच में मेरी उम्र 600 साल है। मेरी बीबी, वो जो बूढ़ी औरत यहाँ पे रहती है ना, हम दोनों का आपस में कभी नहीं बनता। तुम्हें पता है कि मैं रात के वक्त यहाँ पे क्यों आता हूँ? क्योंकि दिन के वक्त मेरी बीबी यहाँ पे रहती है, वो मुझे यहाँ पे आने ही नहीं देती। अगर मैं कभी आ भी जाता हूँ तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो मुझे कहा करती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि सच में मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? मैं उससे कहने लगा, नहीं नहीं, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा दिमाग है, आपको कौन पागल कह सकता है? तब वो कहने लगे, मेरी बीबी ऐसा कहा करती है। हम ऐसे ही रात के लगभग 4 बजे तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मेरी आंख खुली रात के लगभग 9 बजे के करीब। हम उठते ही फटाफट भागते हुए सीढ़ी से नीचे पहुंचे और आज फिर से हम घड़े को लेकर झरने के पास चले गए। वहां से झरने का लाल रंग के पानी को भर हम फिर से कब्रिस्तान में आ गए। आज मुझे फिर से उस झरने के पास वो काली परछाई नजर आई थी, लेकिन मुझे डर ही नहीं लगा। मुझे पता था कि वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। हम ऐसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे, लेकिन आज मैंने कुछ अजीब देखा था। आज वहां कब्र में वो लाशें नहीं थे। वो लाशें जिसे मैं 2 दिनों में दफनाया था, उन सभी कब्रों में से लाशें गायब थे। उनके ऊपर वो जो मिट्टी मैंने डाला था, उस मिट्टी को बाहर निकाला गया था और वहां से सभी के सभी लाशें गायब थे। मैं उन 30 के 30 कब्रों में जाकर चेक किया था जिन्हें मैंने 2 दिनों में खोदा था। उन 30 के 30 कब्रों में एक भी लाशें नहीं थे। हम सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। लाशें कहाँ चले गए? 2 दिन में लाशें कहाँ चले गए? अगर वो गल भी गए होंगे तो उनकी हड्डियां तो यहाँ कब्र में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक भी लाशें नहीं है। कहाँ जा सकते हैं ये सभी लाशें? हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हम फिर से गड्ढा खोदना शुरू हो गए। फिर से गड्ढा खोद उसमें लाशें डालना शुरू हो गए। आज फिर से रात के लगभग 2 बजे के करीब वो बूढ़ा व्यक्ति आया था और वो मुझसे बातें करता रहा। मैं उससे पूछा भी था कि उन कब्रों में लाशें नहीं है, कहाँ गए होंगे वो लाशें? तब वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे कहने लगे, वो लाशें सभी जिंदा हो गए होंगे और क्या। यहाँ पे लाशें तो जिंदा होते हैं ना। यहाँ पे लाशों को जिंदा कर उसे मार्केट में काम पे लगाया जाता है। यहाँ जिस रास्ते से मैं आता हूँ वो रास्ता यहाँ के शहर में जाता है। ये पिशाचों की दुनिया है और वो रास्ता पिशाचों के शहर में जाता है। वहां पे इस सभी लाशों को जिंदा कर काम पे लगाया जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और हम सभी हंस पड़े थे। मैं उनसे कहने लगा था, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लाशों को भला कैसे जिंदा किया जा सकता है? यही कारण है कि आपकी बीबी आपको पागल कहा करती हैं। तब वो बूढ़ा व्यक्ति झल्लाते हुए मुझसे कहने लगा, अरे यार, तुम मेरा यकीन करो, लाशों को जिंदा किया जाता है। लेकिन हम सभी को, किसी को भी उस बूढ़े व्यक्ति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ही समय बीता और रात के 4 बजे हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन आज मैं देखना चाहता था कि आखिर कब्रिस्तान में होता क्या है। आखिर कब्रिस्तान में लाशें कैसे गायब हो रहे हैं। मेरे पास मोबाइल फोन था। मैं उस बिल्डिंग की खिड़की के पास गया, जो खिड़की उस कब्रिस्तान की ओर ही बनी हुई थी। मैं उस खिड़की को खोल उसके ग्रिल में अपने मोबाइल फोन को सटाकर कैमरे को ऑन कर उसे कपड़े से ढक दिया, ताकि किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पे मोबाइल फोन में कैमरा चालू कर यहाँ पे रखा गया है। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया और जब मेरी आंख खुली रात के 9 बजे के करीब, मैं भागता हुआ उस खिड़की के पास गया और अपने मोबाइल फोन को जेब में डाल भागता हुआ सीढ़ी से नीचे पहुंचा। वहां पे वो 4 लड़के भी आ चुके थे और हम घड़े को लेकर झरने के पास चले गए। वहां से लाल रंग के पानी को भरा और कब्रिस्तान में वापस आ गया। आज यहाँ पे सिर्फ 12 लाशें ही थी। हम फटाफट गड्ढे को खोदना शुरू हो गए और गड्ढे को खोद उसमें सभी लाशों को दफना दिया। और तब मैं अपने जेब से मोबाइल फोन को निकाला। मेरे फोन में थोड़ा सा भी नेटवर्क नहीं था, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग हुए वीडियो को देखना था। मैं वो वीडियो को चालू कर वहां पे देखने लगा। वो 4 लड़के भी मेरे फोन में झांक रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रिकॉर्डिंग तो हुआ था, लेकिन हमेशा रात का ही समय था। दिन होता तो यहाँ पे सूरज तो उगते ना, और अगर सूरज की रोशनी यहाँ जमीन पे पड़ती तो रिकॉर्डिंग में भी तो अंधेरा गायब हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं था, पूरे रिकॉर्डिंग में अंधेरा था। वो बूढ़ा व्यक्ति
वहां कब्रिस्तान के आसपास ही घूम रहा था। वो तो यहाँ फोन में रिकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन हमेशा ही यहाँ पे अंधेरा ही छाया हुआ था। पूरी वीडियो को मैं चेक कर चुका था, लेकिन हमेशा ही यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था। अब मुझे इस वीडियो को अच्छे से देखना था, बारीकी से देखना था कि आखिर लाशें कैसे गायब हुए हैं यहाँ से। तब जो मैंने देखा वो मेरे देखकर पसीने छूटना शुरू हो गए। दिन के लगभग 12 बजे का समय था, अंधेरा छाया हुआ था, सूरज की रोशनी यहाँ जमीन पे नहीं पड़ रही थी। तब वहां पे वही बुढ़िया औरत आई। वो बुढ़िया औरत, इस जगह की मालकिन, वो कब्रिस्तान में पहुंची। उसके हाथ में एक थाल था, बड़ा सा थाल था। उसमें क्या रखा हुआ था ये समझ नहीं आ रहा था। तब वहां कब्र के पास जाकर उन सभी लाशों पे वो थाल से कुछ डालना शुरू हो गई। उसके थाल में जो कुछ भी था वो सभी कब्रों में डालना शुरू हो गई। और देखते ही देखते वो 15 की 15 लाशें अपने कब्र से उठ चुके थे। वो सभी लाशें कब्रों से बाहर निकल चुके थे। और तब वो बूढ़ी औरत अपने पति से कुछ कहने लगी थी। वो बूढ़े व्यक्ति से कुछ कह रही थी। और तब वो सभी की सभी जिंदा हुए लाशें उस बूढ़े व्यक्ति के साथ साथ चलना शुरू हो गया था। वो बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते की ओर जा रहा था जिधर से वो आया करता था। और मैं समझ गया, यकीनन वो बूढ़ा व्यक्ति जो भी मुझसे कह रहा था उसकी बातें सच्ची थी। यहाँ पे लाशों को जिंदा किया जाता है और उसे काम पर लगाया जाता है, यानी कि उस सड़क के दूसरी ओर यकीनन कोई शहर है जहाँ पे लाशें काम करते हैं। कौन सी जगह हो सकती है ये? क्या यहाँ पे पुलिस वाले नहीं आते? क्या उन्हें इनके बारे में पता नहीं है? अगर पता है तो अब भी ये लोग ऐसे घूम कैसे रहे हैं? इन्हें तो जेल में होना चाहिए था। वो 4 लड़के भी इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी जब मैं फोन को बंद कर अपने सर को ऊपर उठाया था, मेरे सामने वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और वो मुझे काफी गुस्से भरे नजरों से देखे जा रहा था। वो मुझे कहने लगा, तुमने रिकॉर्डिंग की है, फोन में रिकॉर्डिंग की है। अब मैं ये बात अपने पत्नी को बताऊंगा और फिर वो तुम लोगों की लाशें यहाँ पे बिछा देगी। ये बात कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और अब मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, अपनी दुनिया में जाकर इंसानों को ये बात बताने की कोशिश करोगे। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, अपनी दुनिया? क्या मतलब? ये कौन सी दुनिया है? तो उसका कहना था, ये पिशाचों की दुनिया है, यहाँ इंसानों को जिंदा किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई इंसान हूँ? भला किसी इंसान का उम्र 600 साल होता है? वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में ये कोई पिशाच है? इसकी उम्र 600 साल है? तब वो कहने लगा, हाँ मेरी उम्र 600 साल है। तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी उम्र 600 साल नहीं है? मेरी उम्र 600 साल है। तुम देखना चाहोगे? तुम अभी देखना चाहोगे मेरा आकार, मेरा असली रूप? मैं भी कहने लगा, हाँ अगर ऐसा है तो फिर दिखाओ, अपना असली रूप दिखाओ। आपका असली रूप क्या है? तब उस बूढ़े व्यक्ति का आकार बढ़ना शुरू हो गया था। वो धीरे धीरे कर जवान होता जा रहा था और जब उसका आकार पूरी तरह से बढ़ चुका था, वो पूरी तरह से जवान हो चुका था। और तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसी कॉलेज का प्रिंसिपल था जहाँ पे हम लोग पढ़ा करते थे। ये उस कॉलेज का प्रिंसिपल था और मेरे साथ वो जो 4 लड़के खड़े थे वो भी चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम लोगों ने जानबूझकर हमें यहाँ पे फंसाया है। वो बूढ़ा व्यक्ति भी हंसते हुए कहने लगा, हाँ यहाँ पे कोई काम करने वाला आता ही नहीं था, इसलिए मैंने एक ऐसा कॉलेज बनाया जहाँ से कभी भी काम करने वालों की कमी नहीं होगी। तुम्हें पता है कि इन जिंदा लाशों से क्या करवाया जाता है? मैं भी उससे कहने लगा, क्या करवाया जाता है? तो उनका कहना था, नशीली दवाइयां बनाई जाती है, ऐसी नशीली दवाइयां जिसे खाकर कोई भी इंसान जिंदा पिशाच में बदल जाएगा। पिशाच जो देखने में तो बिल्कुल इंसानों के जैसा ही होंगे, लेकिन उनके हाव भाव एक पिशाच के जैसा होगा। वो इंसानों को मारेंगे और इंसानों को मारकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तुम यकीन मानो, बहुत ही जल्द तुम्हारी दुनिया पिशाचों की दुनिया में बदलने वाली है। इंसानों के पिशाचों की दुनिया, देखने में इंसान और उनके हाव भाव पिशाच जैसे।
वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द ये बात पुलिस वालों को बता दूंगा और तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम भी हमेशा हमेशा के लिए पकड़े जाओगे। तब वो बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है अब तक किसी ने इस बात को पुलिस वाले तक नहीं बताई है? तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र 600 साल है, अब तक पुलिस वालों को ये बात नहीं पता होगी? उन्हें भी पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो कभी भी मुझे पकड़ ही नहीं सकते। मैं तो यहाँ पे तुमसे बातें करने के लिए आया करता था, तुम लोगों का मन बहलाया करता था ताकि तुम यहाँ पे लंबे समय तक काम करता रहो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ से अब भागना चाहते हो। मैं तुम्हारी मन को पढ़कर जान सकता हूँ, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं ये बात अपनी पत्नी को बताऊंगा और वो तुम्हें जान से मार डालेगी। देखो, मैं किसी भी इंसान को जान से नहीं मारता, क्योंकि मैं उतना भी बुरा पिशाच नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बुरी है, मैं उसे ये बात बता कर ही रहूंगा। वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसते हुए वहां से गायब हो गया और कुछ ही देर में रात के 4 बज गए। हम डरते हुए अपने कमरे में जाकर सो गए, क्योंकि मेरी नींद बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि जैसे अपने आप आंखें बंद होने को थे। ऐसा कभी नहीं होता। इंसान नींद को बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ समय तक नींद को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी, सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और बेड पर लेटते ही हमारी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो रात के 9 बज रहे थे। हम भागते हुए सीढ़ी से नीचे आए और वहां ग्राउंड फ्लोर में आज वो बूढ़ी औरत सोफे पे बैठी हुई थी। उसके बगल में ही वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो पिशाच खड़ा था और हम समझ चुके थे कि ये पिशाच उस बूढ़ी औरत को बता चुकी है कि हम यहाँ से भागने वाले हैं, हम काम नहीं करने वाले। मैं उस बूढ़ी औरत से कहने लगा, देखिए, हम काम नहीं करना चाहते। मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे लाशों को जिंदा किया जाता है। मैं अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला। तब वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगी। वो मुझसे कहने लगी, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो? क्या इस बूढ़े ने तो तुम्हें बहकाया तो नहीं? देखो, तुम इसकी बातों में मत आना, ये पागल व्यक्ति है, ये अनाप शनाप बकते रहता है। तब मैं भी उसे कहने लगा, देखिए, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। मैं अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग हुए वीडियो में देखा हूँ। यहाँ पे लाशों को जिंदा करने का काम होता है, आप उन लाशों को जिंदा करती हैं। तब वो बूढ़ी औरत अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और वो इधर उधर टहलते हुए कहने लगी, देखो, तुम्हें काम तो करना ही होगा, तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते। अगर तुम भागने की भी कोशिश करोगे तो मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते। वो बूढ़ी औरत ऐसा कह रही थी कि तभी मेरा एक साथी आगे आते हुए उसे कहने लगा था, क्या जबरदस्ती है, हम यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, तुम्हें समझ नहीं आता, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। तब वो बूढ़ी औरत की आंखें लाल पीली होना शुरू हो गई थी और वो चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम एक पिशाचने की दुनिया में आकर पिशाचने को धमका रहे हो, तुम इंसान की इतनी हिम्मत। वो इतना बोलते हुए उसे अपने हाथों से पकड़कर खींची थी। उसके हाथ लंबे हुए थे और उसके गर्दन को पकड़कर वो अपनी ओर खींची थी और तब उसके 2 दांत बाहर निकले थे, वो लंबे से 2 दांत, और वो मेरे साथी के कंधे में अपने 2 दांत गड़ा चुकी थी। मेरा साथी तड़प रहा था और वो उसकी गर्दन से खून पिए जा रही थी। देखते ही देखते मेरे साथी का शरीर पूरा का पूरा पीला फिर चुका था और तब वो पिशाचनी, वो बूढ़ी औरत पिशाचनी हंसते हुए कहने लगी, अब बताओ, तुम्हें यहाँ पे काम करना है या फिर यहाँ से भागना है? हम चारों काफी ज्यादा डर चुके थे, हम एक भी शब्द उसके सामने बोल तक नहीं पाए। और तब वो पिशाचनी कहने लगी, बहुत अच्छे, तुम्हें यहाँ पे काम करना ही होगा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, 1 लाख रुपए। चलो, 1 लाख अगर कम है तो मैं तुम्हें 2 लाख के महीने देती हूँ, 2 लाख रुपए पर मंथ। वो बूढ़ी औरत, वो पिशाचनी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन हम इन पैसों का करेंगे क्या? जब मैं इन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा, इसी दुनिया में फंसा रहूंगा, तो हम इन पैसों का करेंगे क्या? तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, देखो, तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस कर नहीं रहने वाले। 3 साल बाद फिर से कई लड़कों के ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होगी जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे और तब तुम लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक पूरे 3 सालों तक तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। अगर तुम चाहो
उससे पहले भागने की कोशिश करोगे तो इसे देखो, यहाँ जमीन पे पड़ा हुआ है ना, इसके जैसा ही तुम लोगों का भी हाल होगा। तुम्हें 4 सालों तक तो काम करना ही होगा। ये लो, ये रहे घड़े, इसे उठाओ और जाओ उस झरने के पास, लाल रंग के पानी को भर कर लाओ, लाशों को दफनाओ, लाशें आ चुकी है। बूढ़ी औरत ऐसा कह रही थी और हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसके सामने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम चुपचाप उस घड़े को उठा लिए और उस घड़े को लेकर झरने के पास चले गए। वहां से पानी भरा और लाशों को दफनाया। अब ऐसे ही हर रोज का काम है। हम लाशों को दफनाते हैं और अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। यही हर रोज का काम हो चुका है। वो बूढ़ा व्यक्ति कभी कभी रात के वक्त हमसे मिलने के लिए आया करता है और वो मुझे अपने साथ उस मार्केट में लेकर जाता है जहाँ पे नशीली दवाइयाँ बनाई जा रही है। वहाँ पे सभी जिंदा लाशें काम कर रहे हैं। उस मार्केट में सभी जिंदा लाशें काम कर रहे हैं और उन दवाइयों को हमारे दुनिया में भेजा जा रहा है। उन दवाइयों को खाकर इंसानों के बर्ताव बदल रहे हैं। इंसान पिशाच में बदल रहे हैं। उनका शरीर तो इंसान का ही रहता है, लेकिन उनके हाव भाव पिशाच जैसे हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या 3 साल बाद ये हमें हमारी दुनिया में जाने भी देंगे या फिर नहीं। यही सब सोच सोच कर मैं काफी ज्यादा डरा करता हूँ। लेकिन समय बीता, 3 साल पूरे हो गए और यहाँ फिर से वो बस आकर रुकी। उस बस से कई सारे छात्र उतरे और उनकी इंटरव्यू होना शुरू हो गई। उन छात्रों में से कई लड़के हमसे पूछ रहे थे कि आप लोगों के ड्रेस काले क्यों हैं? क्या इस कंपनी में काले रंग का एक कॉस्ट्यूम पहना जाता है? मैं उसे बताना चाहता था, हाँ, इस कंपनी में काले रंग का एक कॉस्ट्यूम पहना जाता है। लेकिन मेरे जबान से कोई शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। मेरे गले से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं उसे बताना चाहता था कि यहाँ पे ये जो काम होता है, लाशों को जिंदा करने का काम होता है। तुम लोग यहाँ पे काम मत करो, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। लेकिन मेरे गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मैं क्या करता? वहां पे लड़कों की इंटरव्यू हुई। कई लड़के जिन्हें काम नहीं दिया गया, बस कुछ लड़कों को ही सिलेक्ट किया गया। और तब वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और वो हमसे कहने लगी, ये रहे तुम चारों के 3 साल के पैसे। वो 4 बैग में, काले रंग के 4 बैग में पैसों को भर कर लेकर आई थी और वो मुझे देते हुए कहने लगी, जाओ उस बस में जाकर बैठ जाओ, वो बस तुम चारों को तुम्हारे कॉलेज तक पहुंचा देगा। उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर चले जाना। वो बूढ़ी औरत मुझसे ऐसा बोली थी और हम बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। हम भागते हुए उस कब्रिस्तान के 4 दीवारी से बाहर निकले और बस में जाकर बैठ गए। वहां उस बस के ड्राइवर को तब मैं देख पाया था। उस बस का ड्राइवर जिंदा लाश ही था। उसके चेहरे पर हाव भाव नहीं थे। वो लगातार बस के आगे की ओर देखे जा रहा था। वो इंसान था ही नहीं, वो तो एक जिंदा लाश था। उसके चेहरे पर हाव भाव कहाँ से आते? वहां सभी लड़के जो कि रिजेक्ट हो चुके थे, जिन्हें काम नहीं दिया गया, वो भी बस में आकर बैठ चुके थे और बस फिर से आगे की ओर बढ़ चली। हम जंगलों को पार किए और जंगल को पार करते समय मुझे फिर से काफी तेज झटका लगा था। हमारी आंखें बंद हो गई थी और तब मैं समझ पाया था, यहाँ पे है वो रास्ता जहाँ से हम पिशाचों की दुनिया में आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन पिशाच की मर्जी से वो बस हमें हमारे कॉलेज तक छोड़ वो फिर से उसी हाईवे पे बढ़ चली। देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हमें इस बात की खुशी तो थी कि हम बचकर आ गए, लेकिन इस बात का दुख भी था कि हमारे जगह पे न जाने कितने स्टूडेंट, कितने छात्र फंस चुके हैं, उस दुनिया में फंस चुके हैं और वो अब लाशों को जिंदा करने का काम करेंगे। वो लाश नशीली दवाइयाँ बनाएंगे और वो दवाई हमारी दुनिया में भेजी जाएगी। इंसान उन दवाइयों को खाएंगे और इंसान जिंदा पिशाच में बदल जाएंगे। उनके हाव भाव पिशाच जैसा हो जाएंगे। वो इंसानों को मारेंगे और इंसानों को मारकर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा।